हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रेडिएशन हैजार्ड के बारे में। अपन पढ़ रहे थे रेडिएशन हैजार्ड के बारे में। अपन ने देख लिया था कि रेडिएशन जब सेल से जाके इंटरेक्ट होती है तो वो क्या क्या चीजें करती है। ठीक है कि नहीं? चलिए वहीं से अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, अपन ने देखा था बेटा कि जो रेडिएशन हैजार्ड है, रेडिएशन हैजार्ड के बारे में अपन ने देखा था कि जब रेडिएशन है, जो रेडिएशन है किसी सेल के साथ में जाके टकराती है तो क्या क्या चीजें होती है। और लास्ट में अपन ने छोड़ा था कि जो सेल होती है बेटा वो 5 तरीके की चीजों से मिलकर बनती है। वो 5 तरीके की चीजें कौन कौन सी होती है, देखिए बेटा। सेल इज कंसिस्ट बाय सेल इज कंसिस्ट बाय 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 5 तरीके के तत्व होते हैं के अंदर जिनसे मिलकर ये बनती है। ठीक है, अब 5 कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। एक होता है, सबसे पहले बात करें बेटा अपन, वाटर, H2O। ठीक है, वाटर होता है बेटा। दूसरा अपने पास में होता है बेटा डीएनए, डीएनए। ठीक है कि नहीं? तीसरा होता है बेटा प्रोटीन। चौथा होता है बेटा लिपिड। और पांचवा होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इन 5 चीजों से मिलकर बनता है ये। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, जब सेल इन चीजों से मिलकर बनी हुई रहती है, इनमें यदि एक भी चीज डैमेज होगी, यदि रेडिएशन की वजह से क्या होगी बेटा, इनमें एक भी चीज डैमेज होगी तो उस पर क्या होगा, बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पास में दो है। आप प्रोटीन छोड़ो, लिपिड छोड़ो और कार्बोहाइड्रेट छोड़ो, इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन अपने को करना नहीं है। अपने पास में दो चीजें बचती है, एक बचता है बेटा अपने पास में कौन सा, H2O, और दूसरा बचता है अपने पास में डीएनए। तो H2O के लिए यदि अपन बात करें बेटा, तो देखो H2O कैसे बनता है बेटा, H बॉन्ड OH ऐसे बनता है। और डीएनए अपने पास में जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड। और अपन ये बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि जनरली ह्यूमन बॉडी के लिए ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये कैसे बनता है बेटा, यू यू बनता है। ठीक है कि नहीं? जिसके अंदर प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस होते हैं। ठीक है कि नहीं? यू ऐसे बनता है, ये यू बनता है बेटा। ठीक है, तो अब ये जो रेडिएशन आएगी ना, देखो इनडायरेक्ट तरीके से रेडिएशन किस पे अटैक करेगी, या तो इस पे अटैक करेगी, या फिर अपन बात करें बेटा ये वाली जो रेडिएशन है ना वो इस पे अटैक करेगी, ये रेडिएशन इस पे अटैक करेगी। और ये दोनों जो ये इन दोनों के अटैक के कारण बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो वो क्या चेंजेस होंगे वो ध्यान से देखिए बेटा। यदि रेडिएशन अपने पास में आ रही है और वो किसके साथ में टकरा रही है, पहले H2O के बारे में बताता हूँ बेटा। H2O से टकरा रही है। ठीक है, तो H2O से टकराने के लिए क्या होगा बेटा, देखिए अपने को पता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा, H और OH। जब रेडिएशन इससे आके टकराएगी ना तो ये H और OH दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इनका जो बीच का बॉन्ड होगा ना वो टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे बेटा, H प्लस और OH माइनस। तो देखो आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, आयन हो गए। और हमेशा ध्यान रखना, देखो अपन ने दो तरीके के इंटरेक्शन पढ़े थे बेटा, एक पढ़ा था डायरेक्ट और दूसरा पढ़ा था इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की यदि अपन बात करें तो आयन जाके किससे टकराते हैं, सेल से टकराते हैं। और इनडायरेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, कि पहले फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल एक्टिव होकर फिर टकराते हैं। तो अपने पास में देखो आयन बन गए। अब आयन बन गए तो देखिए इसको बोलते हैं बेटा अपन हाइड्रोजन आयन, इसको बोलेंगे बेटा अपन हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलेंगे बेटा अपन हाइड्रोक्सिल आयन। एक अपने पास में हो गया बेटा हाइड्रोजन आयन और दूसरा हो गया अपने पास में हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब इनके अंदर देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव।
हाईली रिएक्टिव होगा तो ये क्या होगा बेटा, जाके पूरी की पूरी सेल को डैमेज करेगा ये, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये जाके सेल के साथ में टकराएगा और टकराने के बाद में क्या होगा बेटा, उसको डैमेज करेगा। तो देखिए बेटा, दिस इज द हाईली रिएक्टिव आयन, हाईली reactive ion which damaged to the human body, जो कि क्या करेगा बेटा, ह्यूमन बॉडी को डैमेज करेगा, सबसे ज्यादा ये वाला करेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये तो बात हो गई बेटा, एक बात हो गई। दूसरी बात सुने बेटा ध्यान से, ये तो बात हो गई H2O के बारे में। और आपको पता है बेटा, अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन जो बॉडी होती है, इसका 80% पार्ट, इसके 80% पार्ट की यदि अपन बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है बेटा, H2O से बनता है। ये किससे बनता है बेटा, ये H2O से बनता है। इसका मतलब जब भी इसमें चेंजेस होंगे, H2O में ये आयन बनेंगे ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, बॉडी को जो डैमेज करने वाली चीज है वो कौन सी है बेटा, ये हाइड्रोक्सिल आयन, और यही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो रेडिएशन होती है वो बॉडी को इफेक्ट कर पाती है। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं बेटा अपन डीएनए की। तो देखिए बेटा, दूसरा पार्ट अपने पास में आ गया डीएनए। डीएनए कैसा होता है बेटा, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखिए, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंड होगा तो यू बनाएंगे अपन, बना किसका होता है, ये सब चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा अपन। तो इसमें आएगा बेटा एडेनिन, दूसरा आएगा थाइमिन, गवानिन और साइटोसिन, ये चीजें आएगी। फिर एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर जी, फिर सी, ये वाली चीजें आएगी बेटा अपने पास में, ठीक है कि नहीं। अब जैसे आएगा तो देखो, एक तो अपन ने बात करी थी बेटा जीन के बारे में, ये सब चीजें बता दी बेटा मैंने, कि जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है उसको जीन बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, लाइन ध्यान रखिए बेटा, जीन। ये इंपॉर्टेंट होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। जो कैरेक्टर्स होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, या हेरिडेटरी जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जीन की वजह से, ठीक है कि नहीं। तो वो क्रोमोसोम के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कि क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 1 पेयर होते हैं, ठीक है। इसमें मेल फीमेल के लिए अलग अलग होता है, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन इनटू द अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है जीन। तो अब सोचो, जब रेडिएशन आएगी तो इस डीएनए को क्या करेगी बेटा, डैमेज करेगी, यहां से हटाएगी, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज। और डीएनए डैमेज हो जाएगा तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए। डीएनए क्या हो गया बेटा, डैमेज। डीएनए डैमेज हो गया तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, अनकंट्रोल्ड, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस में से जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो गया, तो सेल कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और अनकंट्रोल्ड होने की वजह से वो क्या करेगी, बार बार क्या करेगी बेटा, डिवीजन करेगी, ठीक है कि नहीं। जो डिविजन्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, और डिविजन्स बढ़ने के लिए क्या हो जाएगी, फिर ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे, सेल के गुच्छे बन जाएंगे बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजें जनरेट हो जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं। अब अपन बात करते हैं कि बेटा जैसे डीएनए डैमेज होगा तो उससे क्या क्या चीजें होगी, ये सबसे बड़ी चीज होती है अपने पास में, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके जो इफेक्ट आने वाले हैं जीन के डैमेज होने से या डीएनए के डैमेज होने से, तो सबसे पहले देखिए बेटा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक तो सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, सेल ग्रोथ क्या होगी बेटा, रुक जाएगी।
स्टॉप, ठीक है। दूसरी चीज, सेल के जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं होंगे, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे सेल के। तो ये ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई बेटा, सेल की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, रुक जाएगी, और फंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी रुक जाएंगे। आगे देखें बेटा, दूसरा जो टाइप अपने पास में होगा वो होता है बेटा क्रोमोसोम एब्रेशंस। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनकी वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको बोलते हैं अपन। तो क्रोमोसोम एब्रेशंस, क्रोमोसोम में चीजें परिवर्तित हो जाएगी। क्रोमोसोम एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है असामान्यता। अब सामान्यता आ जाएगी क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे घट जाएंगे। आपको पता है बेटा क्रोमोसोम घटने और बढ़ने से भी डिजीज जनरेट होती है, ठीक है कि नहीं। ये अगला देखिए बेटा, जीन म्यूटेशन। अगला जो चेंज आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, जीन म्यूटेशन। इसको बोलते हैं बेटा जीन उत्परिवर्तन, बचपन में पढ़ा होगा बेटा आपने, उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है बेटा, सडनली जीन के अंदर जो चीजें चेंजेस होती है ना उसको जीन म्यूटेशन बोलते हैं, सडनली चेंजेस इन जीन। सडनली चेंजेस इन जीन, जीन के अंदर जो सडनली चेंजेस होते हैं ना उसको बोलते हैं अपन जीन म्यूटेशन, ठीक है। आगे देखिए बेटा, सेल डेथ क्या हो जाएगी बेटा, सेल की डेथ हो जाएगी। सेल डेथ हो जाएगी तो मतलब काम करना ही बंद कर देगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल डेथ हो जाएगी। तो ये वाले इसमें जो चेंजेस होंगे ना, जब जो रेडिएशन है वो आके डीएनए से टकराएगी, डीएनए डैमेज होने के बाद में इतनी सारी चीजें अपने पास में जनरेट होती है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम एब्रेशंस, जीन म्यूटेशन और सेल डेथ। लास्ट में सेल का क्या होता है बेटा, सेल काम करना बंद कर देती है, डैमेज हो जाती है। जैसे कैंसर वाले पेशेंट को जब थेरेपी दी जाती है तो वहां पर देखिए ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है। वो स्पॉट किस वजह से बन जाता है, क्योंकि जो सेल होती है ना उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वो काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कैसे कर देती है, जैसे मान के चलो किसी के चोट लग गई, घाव हो जाता है ना। अब सोचो यदि सेल काम करना बंद कर देगी तो घाव एज से रहेगा, वो भरेगा ही नहीं कभी। लेकिन यदि सेल प्रॉपर काम करती रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे देखो जो चाहे कितना ही बड़ा कट लग जाए वो धीरे धीरे भर जाता है। वो इसी वजह से भर जाता है क्योंकि सेल उसमें प्रॉपर काम कर रही होती। बोलो बेटा बात समझ में आएगी नहीं। तो एक पार्ट अपना यहाँ खत्म होता है बेटा इसका, कि जब रेडिएशन सेल के साथ में इंटरेक्ट होती है तो उससे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब रेडिएशन देखिए, जब रेडिएशन बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करती है तो अलग अलग तरीके की इफेक्ट दिखाती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो वेरियस इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट अपने पास में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, देखिए बेटा, various effect of radiation on human body, on human body। ह्यूमन बॉडी पर होने वाले जो अलग अलग इफेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग के दो मैंने बता दिए थे बेटा, एक होता है बेटा एक्यूट और दूसरा होता है बेटा क्रॉनिक। दोनों बता देता हूँ एक बार वापस, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। फर्स्ट जो इफेक्ट आएगा बेटा वो तो आएगा देखो एक्यूट, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एक्यूट इफेक्ट। दूसरा आएगा क्रॉनिक इफेक्ट, बता दिया बेटा मैंने, क्रॉनिक इफेक्ट ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। इसके अलावा दो तरीके के इफेक्ट और होते हैं बेटा, एक होता है बेटा स्टोकास्टिक इफेक्ट और दूसरा होता है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। एक तो होता है बेटा देखिए स्टोकास्टिक इफेक्ट और दूसरा होता है बेटा डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कि कौन सा स्टोकास्टिक इफेक्ट होगा, कौन सा डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट होगा, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट होता है ना इसको नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना, नॉन
स्टोकास्टिक, नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस जो स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है ना, इसको फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं आगे अपन। एक होता है बेटा सोमेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है जेनेटिक इफेक्ट। एक होता है बेटा सोमेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है बेटा जेनेटिक इफेक्ट। ये अपने पास में होता है। देखिए क्रोनिक की यदि अपन बात करें बेटा, किसकी बात करें यदि क्रोनिक की, तो क्रोनिक के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगता है। आज आपको रेडिएशन लगी है लेकिन उसका इफेक्ट कब आएगा, उसको बोलते हैं अपन क्रोनिक इफेक्ट। और एक्यूट इफेक्ट, आज आपको रेडिएशन लगी, एक टाइम इंटरवल अपन ने डिसाइड कर दिया कि साहब 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा, साल भर 2 साल, इनके अंदर इफेक्ट नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक अपने पास में हो गया बेटा एक्यूट इफेक्ट, दूसरा हो गया अपने पास में क्रोनिक इफेक्ट। तो क्रोनिक इफेक्ट के बारे में तो ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं अपन, क्योंकि क्रोनिक इफेक्ट के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए और कौन कौन से इफेक्ट आते हैं उसको जज करना भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अपने पास में फिर 3 चीजें रहेगी, कौन कौन सी? एक्यूट इफेक्ट, स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, ये 3 चीजें रहेगी। पहले एक बार अपन एक्यूट इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन स्टोकास्टिक और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। पहले अपन एक्यूट इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा एक्यूट इफेक्ट, डेफिनेशन पहले भी लिखाई थी, अभी भी लिखा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। इसमें देखो रेडिएशन के द्वारा कोई भी जो इफेक्ट होने वाले हैं ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करेंगी। एक डिपेंड करेंगे बेटा डोज पे और दूसरा डिपेंड करेंगे टाइम पे। ये 2 चीजें ध्यान रखें, चाहे अपन स्टोकास्टिक पढ़े चाहे अपन डिटरमिनिस्टिक पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, जो भी इफेक्ट रेडिएशन से आएंगे वो 2 चीजों पे डिपेंड करेंगे, एक तो टाइम पे डिपेंड करेंगे और दूसरा डोज पे, तीसरा एज पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन एज एक बार अपन साइड में रखेंगे, अपन 2 चीजों के बारे में देखेंगे, एक पढ़ेंगे अपन टाइम और दूसरा पढ़ेंगे अपन डोज, ठीक है। देखिए जनरल बता देता हूँ, चाहे कोई सा भी इफेक्ट हो, चाहे डिटरमिनिस्टिक हो, चाहे स्टोकास्टिक हो, चाहे सोमेटिक हो, चाहे जेनेटिक हो, यहाँ बता रहा हूँ रेडिएशन जो इफेक्ट होगा, रेडिएशन इफेक्ट की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो देखिए रेडिएशन इफेक्ट के बारे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन इफेक्ट के बारे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? एक तो टाइम और दूसरी होती है डोज। ये थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास में डोज है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास में डोज जो हो गई वो 10 ग्रे हो गई, ठीक है। ग्रे यूनिट है बेटा इसकी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर। 10 ग्रे डोज है, सुने ध्यान से। 10 ग्रे डोज देखो 2 चीजों में डिवाइड कर दो, एक तो पूरे 1 दिन के लिए लग रही है, 1 डे 1 दिन के लिए लग रही है, और एक पूरे वीक के लिए लग रही है। तो इसके लिए जो इफेक्ट आएगा ना, देखो डोज सेम है, इसके लिए जो इफेक्ट आएगा ना वो अलग आएगा, और इसके लिए जो इफेक्ट आएगा ना वो अलग आएगा। देखो डोज सेम है लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग होने की वजह से क्या होगा बेटा, इफेक्ट आएगा वो अलग अलग आएगा, इफेक्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। देखो कई बार मैं आप लोगों को रिटेल लाइफ के एग्जांपल होते हैं ना उससे समझाता हूँ। जैसे कई रिलेशन नहीं होते, बहुत जो क्लोज रिलेशंस होते हैं उनमें क्या होता है, आपके यदि 1-2 दिन में बात स्टार्ट हो जाती है तो वापस रिलेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि मान लो काफी टाइम निकल गया, मान लो कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, उसके बाद में टाइम बहुत लंबा निकल गया, तो फिर बातें क्या होती है वो बड़ी हो जाती है, उसके बाद में फिर रिलेशन पहले जैसा बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सेम चीज यहाँ है, डोज सेम है, यदि टाइम इंटरवल आप अलग अलग दे रहे हो, देखो मैंने दोनों चीजें बताई है, डोज और टाइम, 1 डे 1 वीक, इसके लिए इफेक्ट अलग रहेंगे। इसी को उल्टा कर लो एक बार, टाइम मान लो 1 डे हो गया, टाइम पूरा 1 दिन दिया मैंने, लेकिन डोज अलग अलग कर दी, एक कर दी बेटा 10 ग्रे डोज कर दी और दूसरा कर दिया बेटा 15 ग्रे डोज। तो इन दोनों के द्वारा जो आने वाले इफेक्ट होंगे ना वो भी अलग अलग होंगे बॉडी के ऊपर, क्योंकि जो डोज है ना वो डोज अपन ने चेंज कर दी, डोज अपन ने क्या कर दी बेटा, चेंज। 10 ग्रे के अलग इफेक्ट आएंगे और 15 ग्रे के अलग इफेक्ट आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक हो गया टाइम और दूसरा हो गया बेटा डोज।
बोलो बात समझ में आएगी नहीं? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं बेटा, एक्यूट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अपन कि जो एक्यूट इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है। तो एक्यूट इफेक्ट के अंदर यदि हाई डोज शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगे, यदि हाई डोज शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगे तो उसको बोलते हैं बेटा अपन एक्यूट इफेक्ट। व्हेन हाई डोज डिलीवर्ड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, ये पहले करवा दिया बेटा मैंने ना, शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्यूट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एक्यूट इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? एक्यूट इफेक्ट बोलेंगे। अब एक और चीज समझे बेटा यहां पर, ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में सुने, जब यदि ये वाली चीज होगी, यदि रेडिएशन किसको लगी बेटा? पेशेंट को लगी। पेशेंट को लगने के बाद में आप चीज समझे, उसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएंगे, ठीक है कि नहीं? तो डोज लगने और इफेक्ट आने तक जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं अपन प्रोड्रोमल सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? प्रोड्रोमल सिंड्रोम बोलते हैं। देखिए बेटा, डोज डिलीवर्ड एंड सिम्टम्स एक्सपोज। इस टाइम जो डिजीज होती है ना उसको बोलते हैं बेटा अपन प्रोड्रोमल सिंड्रोम। प्रोड्रोमल सिंड्रोम, ठीक है? ये वर्ड याद रख लेना बेटा, प्रोड्रोमल सिंड्रोम। पूछ ले कभी कि मान के चलो किसी पेशेंट की डोज लग गई, वो डोज लगने के बाद में क्या हुआ बेटा? उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर्स अपीयर हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोड्रोमल सिंड्रोम। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडिएशन की वजह से ये इफेक्ट जनरेट हुआ, इस वजह से क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम, ऐसे भी अपन उसको बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? चलिए बेटा आगे देखते हैं बेटा अपन। अब मैंने दो चीजें बताई बेटा, टाइम और डोज, तो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, यदि किसी पेशेंट को 1 to 2 ग्रे, 1 से 2 ग्रे, यदि किसी पेशेंट को 1 to 2 ग्रे एक्यूट रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, एक्यूट रेडिएशन से यदि एक्सपोज करते हैं तो उसके कारण या रेडिएशन के कारण क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहला इफेक्ट देखिए बेटा, सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा उसको बोलते हैं बेटा अपन एनोरेक्सिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है बेटा? भूख नहीं लगना, और लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती इसमें, ठीक है? एपेटाइट भी बोलते हैं इसको। भूख न लगना। तो स्टार्टिंग के अंदर यदि कोई भी पेशेंट है, यदि वो एक्यूट रेडिएशन से कैसे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक्सपोज हुआ है, तो सबसे पहले इफेक्ट उस पर क्या आएगा? एनोरेक्सिया का आएगा। मतलब उसको क्या नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, ठीक है? दूसरा जो आता है वो आता है बेटा नोजिया। अब नोजिया क्या होता है बेटा? नोजिया अपन किसको बोलते हैं? जी मचलाने को। इसको बोलते हैं बेटा अपन जी मचलाने को बोलते हैं। अजीब सा लगने लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं? जैसे आपने कोई चीज खा ली, पुरानी दुरानी घर में पड़ी कोई चीज खा ली, उसके बाद में लगेगा यार अजीब सही हो गया, भूख नहीं लग रही है, अजीब लगने लग गया, ऐसा। तो जब रेडिएशन लगेगी 1 to 2 ग्रे से यदि आप एक्सपोज हो रहे हो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो आपके ये वाले इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सा आ गया बेटा? नोजिया, जी मचलाना। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है बेटा वोमिटिंग, ठीक है कि नहीं? वोमिटिंग, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, उल्टियां, वोमिटिंग, ठीक है कि नहीं? उसके बाद में देखो आप डायरिया, लूज मोशन भी बोलते हैं बेटा इनको, डायरिया, ठीक है कि नहीं? तो ये वाली चीजें आती है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं बेटा अपन, जब रेडिएशन की जो डोज होगी वो बहुत कम लगेगी ना, तब की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है कि नहीं? तो देखिए बेटा,
तो पहली चीज हो गई बेटा अपने पास में, यदि ये वाली डोज लगे 1 to 2 ग्रे एक्यूट रेडिएशन हो, ठीक है, तो अपने पास में ये वाली चीज आएगी। दूसरी चीज समझे बेटा, यदि इसी डोज को बढ़ा दिया जाए और टाइम बढ़ा दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसी डोज को बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए बेटा, 2.5 to 5 ग्रे कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए बेटा, 2.5 to ये ग्रे कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं। और मंथ्स टू डेज, टाइम कितना है कंज्यूम कर लिया अपन ने बेटा, मंथ्स टू वीक कर लो ना, पहले वीक आते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं, मंथ्स टू वीक। यदि इतना टाइम लग गया तो जो डिजीज जनरेट होगी उसको बोलते हैं बेटा हीमेटोपोइटिक सिंड्रोम। को क्या बोलेंगे बेटा अपन, हीमेटोपोइटिक सिंड्रोम। क्या होता है साहब हीमेटोपोइटिक सिंड्रोम, इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के जो काउंट है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा, reduction the count of reduction of the count of आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के जो काउंट है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ, जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं ना, जब उनको ट्रीटमेंट करते हैं अपन, तो उसमें कंटिन्यूसली रेडिएशन देनी होती है, और जब कंटिन्यूसली रेडिएशन आप दोगे तो क्या होगा बेटा उस टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे वो लगेगी, तो उसमें क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए रूटीनली टेस्ट करवाना होता है, सीबीसी का टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। तो कई बार देखो एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम या प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि मान के चलो एक कैंसर पेशेंट है, एक कैंसर पेशेंट है, ठीक है कि नहीं, उसको क्या दिया साहब, रेडिएशन अपन ने दी, कंटिन्यूसली उसका इलाज चल रहा है, तो बताइए साहब कौन सा टेस्ट जनरली किया जाता है, तो ध्यान रखना उसके लिए सीबीसी की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। पूछ लिए कि क्यों की जाती है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। क्या पूछ लिए बेटा कि ये क्यों की जाती है, तो इसमें बता सकते हैं बेटा क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का लॉस होता है, लॉस ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का लॉस होता है, इस वजह से ये करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये अगली चीज देखिए बेटा, अगला कौन सा आ जाता है बेटा, अगला अपने पास में आ जाता है बेटा 2.5 से 5 to 12 ग्रे, 5 to 12 ग्रे। टाइम कितना लोगे बेटा इसमें, टाइम लो बेटा इसमें डेज टू आवर्स, क्या लोगे बेटा, डेज टू आवर, ठीक है, कि दिनों से लेकर घंटों तक, 24 से 48 घंटे कैसे भी, ठीक है कि नहीं। तो इसके अंदर जो डिजीज जनरेट होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। अब क्या होता है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, वो अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, ये क्या होता है, जैसे ये हीमेटोपोइटिक होता है वैसे ही अपने पास में ये होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो ट्रैक्ट होता है ना बहुत सारी लेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। देखिए जरा, यूं ये पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है कि नहीं, ये जीआईटी बोलते हैं इसको। ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है बेटा, जैसे सिरोसा हो गया, म्यूकोसा,
मस्कुलरिस, ठीक है, और भी होती होगी दो चार। तो इनको क्या कर देता है बेटा, इतनी डोज लगेगी और डेज के लिए लगेगी, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा बेटा, तो ये डैमेज होगी, ये वाली जो लेयर बनी हुई है ना, ये सारी की सारी लेयर डैमेज होगी, इसकी वजह से ब्लीडिंग होना, ये बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है उनके लिए, ठीक है कि नहीं। तो तीसरी चीज ये आ गई। चौथी चीज देखिए बेटा, यदि इसी डोज को क्या कर दूं बेटा, मैं डोज बढ़ाकर कर दूं बेटा कितनी, ग्रेटर देन 100 ग्रे, और टाइम फिक्स कर दूं, उसमें तो टाइम फिर भी फिक्स नहीं था, इसमें टाइम फिक्स कर दूं 24 to 48 आवर, 24 to 48 आवर। यदि इतनी ज्यादा डोज इतने समय के लिए लगी है, तो ध्यान से सुने बेटा, यहाँ पर जो डिजीज जनरेट होगी या जो डिजीज होगी वो होगी बेटा सेरेब्रोवैस्कुलर, ठीक है कि नहीं, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, या फिर और इसको बोल सकते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम। या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, सेरेब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेरेब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम में क्या होगा बेटा, इसमें तो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो ही वो होगा, रुकेगा, ठीक है कि नहीं। देखो बेटा, एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर मैं, हिमेटोपोइटिक वाले के अंदर बोन मैरो भी काम में लेते हैं, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किससे बनती है, बोन मैरो से, तो बोन मैरो भी इफेक्ट होती है। कई बार आ जाए कि बोन मैरो किस में इफेक्ट होगी, तो बोन मैरो का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फॉर्मेशन किससे होता है, बोन मैरो से ही होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखिए आप। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, तो सेरेब्रोवैस्कुलर, सेरेब्रोवैस्कुलर के अंदर कौन सी आ जाती है बेटा, नर्व सेल वगैरह आ जाती है। सेरेब्रोवैस्कुलर के अंदर ब्लड वेसल्स की डैमेज हो जाती है ना, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई। आपको याद हो तो मैंने बताया भी था बेटा, सबसे हाईएस्ट जो सेंसिटिव होती है वो तो होते हैं स्पर्म, ठीक है कि नहीं, स्पर्मेटिड बताए थे वहां पर, और सबसे लिस्ट सेंसिटिव जो होते हैं वो नर्व भी होते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा डोज यदि आप इतने कम टाइम के लिए दोगे, तो सिंपल सी चीजें क्या होंगे बेटा, वो इफेक्ट होंगे, वो क्या होंगे बेटा, इफेक्ट होंगे ही होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो क्या आएंगे बेटा, इफेक्ट से होंगे होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर नर्व सप्लाई भी डैमेज होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा डोज ये बहुत ज्यादा हो गई, ग्रेटर देन 100 ग्रे जो डोज होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे जो नर्व सप्लाई होगी ना वो भी डैमेज होगी। मतलब बात समझ में आएगी नहीं, चलिए आगे देखें बेटा। तो ये हो गया बेटा अपने पास में एक्यूट सिम्टम, ठीक है। एक और आती है बेटा यहाँ पर लीथल डोज। क्या आती है बेटा, एक लीथल डोज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये जो लीथल डोज होती है ये क्या होती है, लीथल डोज को बोलते हैं बेटा अपन एलडीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, एलडीबी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये क्या चीज होती है बेटा, ये देखिए बेटा, लीथल डोज किसको बोलते हैं, इसको एलडी बोलते हैं शॉर्ट में ना, एलडी। अब एलडी क्या होता है बेटा, एक निश्चित डिटरमाइन टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है कि नहीं, एक डिटरमाइन टाइम इंटरवल के अंदर किसी सेल को मैक्सिमम डैमेज कर दे, उसको बोलते हैं बेटा अपन लीथल डोज, पूरा खत्म ही कर दे उसको, ठीक है कि नहीं। जैसे किसी को अधमरा छोड़ देते हैं ना अपन, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो अधमरा हो जाता है वो, ना तो पूरा मरा ही ना पूरे तरीके से जिंदा ही रहा, ठीक है। हाथ पैर पूरे सलामत होते तो घूम फिर लेता, लेकिन वो भी नहीं रहा। तो ऐसे ही अपने पास में डोज होती है, यदि किसी पेशेंट को इतनी डोज दे दी जाए कि वो अधमरा हो जाए, उसको बोलते हैं फिर अपन LD50। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, LD50 या 60। यदि मान के चलो, एक कंसेप्ट समझाता हूं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखे, ये है, इसके अंदर क्या दिया बेटा मैंने, ये रेडिएशन दी, रेडिएशन देने के बाद में क्या हो गई, ये सेल हो गई डैमेज, सेल हो गई डैमेज, पूरी सेल डैमेज हो गई। इसमें केवल 50% पार्ट ही बचा जो काम कर सकता है, 50% पार्ट। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए डिफाइन करते हैं अपन लीथल डोज, ठीक है। लेकिन इसको नाम क्या देंगे, क्योंकि 50% को डैमेज कर पाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, LD50। यदि 60% को डैमेज कर देता, केवल 40% ही एक्टिव छोड़ता, 40% ही एक्टिव छोड़ता ये,
उसको क्या बोलते हैं फिर बेटा अपन, LD60। उसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन, LD60। तो एक छोटी सी टर्म है, लीथल डोज किसको बोलते हैं, वह डोज जिस पर कि किसी भी सेल जो सेल होती है वो काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं बेटा अपन लीथल डोज। तो क्या बोलेंगे बेटा अपन, लीथल डोज। ठीक है कि नहीं, देखिए बेटा, स्पेसिफाइड डोज, स्पेसिफाइड डोज ऑन विच, जिस पर, ऑन विच सेल्स स्टॉप वर्क, सेल काम करना क्या कर दे बेटा, बंद, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लीथल डोज बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा अपने पास में एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। क्या हो गया बेटा अपने पास में, एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब अपने पास में आता है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो भी डोजेज आती है, जो भी रेंज वगैरह थी वो सब मैंने बता दी। अब ध्यान से सुने, अपने पास में अब आती है बेटा स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटर्मिनास्टिक इफेक्ट, इनके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला पेज देखिए अपने पास में बेटा, देखिए रेडिएशन इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके की इफेक्ट अपन ने देखे बेटा, एक आता है बेटा स्टोकास्टिक, दूसरा आता है डिटर्मिनास्टिक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, एक होता है स्टोकास्टिक और दूसरा होता है डिटर्मिनास्टिक। इसको नॉन स्टोकास्टिक भी बोलते हैं और नॉन स्टोकास्टिक, है ना। सुने बेटा ध्यान से, मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ठीक है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे बेटा, एक नई टर्म अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं बेटा अपन थ्रेशोल्ड डोज। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड डोज के बारे में, अब थ्रेशोल्ड डोज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले अपन इसको समझते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, ठीक है कि नहीं, तो परेशान हो गए तो दिमाग में आता है अपन सुसाइड करें। तो सुसाइड करने के दो तरीके, करना किसी को नहीं बता रहा हूँ केवल, सुसाइड करने के दो तरीके हैं, ठीक है कि नहीं, क्या दो तरीके, ध्यान से सुने। एक तरीका तो ये है कि रिवॉल्वर, जानते हो रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर को लिया या सिर पे रखा और खटाक से उसको चला दिया, मरने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब उसमें टाइम गैप कितना आया, जीरो, कुछ भी टाइम गैप नहीं है। लेकिन सोचो किसी को ऐसा लगा मरने से बहुत डर लगता है, रिवॉल्वर है, सिर में लगेगी, चोट लग जाएगी, ये हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती। लेकिन मान के चलो किसी को डर लगे, यार मैं तो क्या करूँ, टैबलेट, बहुत सारी टैबलेट्स खाता हूँ, सो जाता हूँ, बाद में सुबह उठूंगा नहीं उठूंगा किसको पता। तो वो क्या करता है बेटा, बहुत सारी टैबलेट उसने खाई, कि टैबलेट खाते ही मर जाएगा क्या, नहीं, उसके लिए फिर क्या चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, एक टाइम इंटरवल चाहिए। ठीक है, तो अपने पास में दो तरीके हैं, एक तो आ गया साहब गन, खटाक, ठीक है, और दूसरा आ गई पिल्स, टैबलेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, जो टाइम लगा वो लगा जीरो, टाइम लगा जीरो, इसमें एक टाइम इंटरवल बना, वो कुछ भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकती है। इसमें टाइम इंटरवल लगा, ठीक है। तो सुने बेटा ध्यान से, ये वाला जो इफेक्ट आता है इसका मतलब ये हुआ, इस वाले को अपन क्लासिफाई करेंगे बेटा स्टोकास्टिक इफेक्ट में, इसमें करेंगे बेटा स्टोकास्टिक इफेक्ट में। इसका मतलब रेडिएशन लगते ही क्या हो जाएगा बेटा, उसके इफेक्ट सामने आ जाएंगे, उसको तो बोलेंगे अपन स्टोकास्टिक इफेक्ट। लेकिन यदि टाइम लग रहा है, इसको बोलेंगे बेटा डिटर्मिनास्टिक इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, डिटर्मिनास्टिक इफेक्ट। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई अपने यहां पर, क्या कि सर ये डिटर्मिनास्टिक के अंदर थ्रेशोल्ड डोज वैलिड होगी, थ्रेशोल्ड डोज वैलिड होगी।
एक डोज होगी जहां तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि धीरे धीरे वो इफेक्ट बढ़ता जाएगा ना, तो फिर ये सामने आ जाएगा। ठीक है, सुने ध्यान से। यहां समझाता हूं, ध्यान से सुने। ये वाला स्टोकास्टिक इफेक्ट में क्या बोला बेटा अपन ने, जो डोज लगती है ना, डोज, रेडिएशन डोज, डोज लगने और इसकी इफेक्ट आने के बीच में टाइम इंटरवल जीरो होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है बेटा, जीरो। अब बात करें अपन थ्रेशोल्ड डोज की, तो थ्रेशोल्ड डोज क्या होता है बेटा, रेडिएशन लगने और इफेक्ट आने के बीच का जो गैप होता है ना, जो डोज होती है, उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड डोज। ठीक है, जैसे सुने ध्यान से, मान के चलो आज रेडिएशन लगना स्टार्ट हो गई फर्स्ट डे से, ठीक है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, मान के चलो आज 1 ग्रे लगी, फिर 2 ग्रे लगी, फिर 3 ग्रे लगी। हाँ, 3 ग्रे लगते ही कुछ इफेक्ट सामने आ गए। 3 ग्रे लगते ही क्या हो गया बेटा, कुछ इफेक्ट सामने आ गए कि हाँ साहब रेडिएशन के डिसएडवांटेज होने लगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ही बोलते हैं अपन, ये तो ये वाली जो चीज है ना, इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा अपन, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ कि सर इन पर इफेक्ट नहीं आए, लेकिन ये डोज लगते ही इफेक्ट आ जाएगा, मतलब ये वाली रेडिएशन तो बेकार हो गई। ठीक है, जैसे पिल्स के लिए होता है, पिल्स में क्या होता है, टाइम लेता है पेशेंट को, कोई भी पिल्स खाएगा उसको मरने में क्या लगता है, टाइम लगता है। वैसे ये हुआ, रेडिएशन लगी तो सही, लेकिन लगने के तुरंत बाद में सर 1 ग्रे काम नहीं करेगी, 2 ग्रे काम नहीं करेगी, लेकिन 3rd ग्रे से यदि हो गया तो उसका इफेक्ट सामने आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड डोज। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, थ्रेशोल्ड डोज। कि थ्रेशोल्ड डोज के नीचे ये वाला इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो मेनली ये जो काम करता है ना, वो ग्रेटर देन 0.5 ग्रे डोज से ऊपर काम करता है। ठीक है कि नहीं, तो एक डोज डिफाइन कर दी अपन ने, तो थ्रेशोल्ड डोज इसके लिए होता है। लेकिन ये तो क्या होगा, डोज लगते ही काम कर जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, लेस देन 0.5 ग्रे डोज पर काम करता है ये। किस पे काम करता है बेटा, लेस देन 5 ग्रे डोज, इस पर काम करता है बेटा ये। तो इसको तो क्या करेगा बेटा, ये तो तुरंत डोज लगते ही क्या होगा, ये तो क्या होगा, तुरंत डोज लगते ही काम करना स्टार्ट कर देगा, इसमें टाइम लगेगा। तो देखो, 2 ग्राफ बना रहा हूं छोटे छोटे, ताकि चीजें समझ में आए। इसमें देखो स्टोकास्टिक जो इफेक्ट होगा उसके अंदर यू, ये डोज, ये इफेक्ट, ये रेडिएशन इफेक्ट, ये वापस डोज, ये रेडिएशन इफेक्ट। तो यदि डोज की बात करें तो बेटा इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, ऐसा बनेगा सीधा एकदम यू। मतलब आप डोज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा बेटा, स्टोकास्टिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, देखो इसमें क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरेंस। अकेरेंस होता है जो भी रेडिएशन के इफेक्ट जनरेट होने वाले हैं, वो एब्जॉर्ब डोज पे डिपेंड करते हैं, ना कि सीवीटी पे डिपेंड करते हैं। सीवीटी होती है हार्मफुलनेस, कि कितना ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बात करें डिटर्मिनास्टिक इफेक्ट, तो डिटर्मिनास्टिक इफेक्ट स्टार्टिंग तो डोज बढ़ाते जाओ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में इसके इफेक्ट आना स्टार्ट होंगे, और वो कैसे होंगे बेटा, यू, इस तरीके से इफेक्ट आएंगे। तो ये वाला जो कर्व होता है बेटा, देखो इसके अंदर थ्रेशोल्ड डोज 0 होती है, नो थ्रेशोल्ड डोज, इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती, जबकि इसके अंदर इंक्लूड थ्रेशोल्ड डोज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, एक के अंदर थ्रेशोल्ड डोज काउंट होगी और दूसरे के अंदर थ्रेशोल्ड डोज काउंट नहीं होगी। एक और चीज, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ थ्रेशोल्ड डोज के लिए। जैसे कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक कंसेप्ट समझते हैं अपन। क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मान के चलो इस वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, अब इसके मान के चलो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बंधे हुए हैं। कितने से बंधे हुए हैं बेटा, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बंधे हुए हैं। अब मान के चलो मैंने इसको एनर्जी दी, कितनी दी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या यहाँ से, नहीं निकलेगा। क्या 9.99 दी तो क्या निकलेगा क्या, सर नहीं निकलेगा। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो निकलेगा, हाँ तब निकल जाएगा सर।
तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या हुई बेटा, इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू हुई। ये क्या हुई बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी काउंट करते हैं वहां पर अपन, थ्रेशोल्ड एनर्जी कि सर इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यदि आपको निकालना है ना तो आपको कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी अपने पास में क्या है, यदि आपको डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, स्टोकास्टिक इफेक्ट यदि आपको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको थ्रेशोल्ड डोज के बराबर डोज देनी पड़ेगी। और वो कितनी काउंट करिए बेटा अपन ने, 0.5 करे, इसमें भी अपन ने क्या करिए बेटा 0.5 करे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है बेटा किस किस के बीच में, स्टोकास्टिक इफेक्ट के बीच में और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के बीच में काम करता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा अपन इसमें, देखिए आगे देखो बेटा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें ये अपन ने बता ही दिया बेटा, ये एक तो एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, सीरियस ना ले ज्यादा इसको। अब बात करते हैं बेटा आगे, देखिए बेटा आप सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की बात करते हैं। इससे जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए बेटा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सीवर्टी बढ़ती जाएगी। सीवर्टी बोलते हैं हार्मफुलनेस को, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा एट द increasing of radiation absorbed dose, then severity will be increased। सीवर्टी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं। सीवर्टी क्या चीज हो गई बेटा, हार्मफुलनेस को बोलते हैं सीवर्टी। ठीक है, देखिए हार्मफुलनेस को, तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब डोज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी बेटा, सीवीआईटी बढ़ती जाएगी। आगे देखिए बेटा अगला पार्ट, ये किस पे काम करता है बेटा, ग्रेटर देन 0.5 ग्रेड डोज से हायर पे ही काम करता है ये। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए बेटा, इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड डोज होती है वो काउंट होती है बेटा, ठीक है कि नहीं। इंक्लूड थ्रेशोल्ड डोज, जो थ्रेशोल्ड डोज होती है वो इंक्लूड होती है बेटा। ग्राफ मैंने बता ही दिया इसका। आगे देखिए बेटा, इसके कुछ इफेक्ट होते हैं, उन इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा रेडिएशन इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट होंगे, तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले चीज होती है बेटा इसमें कैटरेक्ट इंडक्शन। कैटरेक्ट इंडक्शन, मोतियाबिंद सुना है ना आप, वैसा। तो इसमें क्या होगा बेटा, यदि डोज लगेगी तो डोज लगने की वजह से यदि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी बेटा, कैटरेक्ट इंडक्शन। इसके अंदर जो आंख की सेल्स है ना वो वाली सेल्स डैमेज हो जाती है, रेटिना या जो आईज की सेल्स है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज्ड आई सेल्स, आई की जो सेल होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज सुने बेटा, कैटरेक्ट इंडक्शन के बाद में एपिलेशन। ठीक है, अगला हो जाएगा बेटा एपिलेशन। जी मचलाना वगैरह उसको बोलते हैं बेटा एपिलेशन, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा होता है बेटा फाइब्रोसिस, छोटी छोटी गांठें बन जाती है उनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, फाइब्रोसिस। उसको क्या बोलेंगे, छोटी छोटी जो गांठें बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे देखें बेटा, फाइब्रोसिस के बाद में देखें बेटा
ऑर्गन एट्रोपी, ठीक है, नहीं कई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन एट्रोपी। ऑर्गन एट्रोपी, इसके अलावा देखो स्किन एरिथमा, कौन सा आता है बेटा, स्किन एरिथमा। स्किन एरिथमा क्या होता है, जो स्किन होती है ना वो रेड रेड सी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है स्किन पर, रेडनेस स्किन, उसको बोलते हैं स्किन एरिथमा। इसके अलावा रिडक्शन इन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है कि नहीं, पहले भी बताया बेटा मैंने। रिडक्शन इन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होगा वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, स्पर्म काउंट भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट भी क्या हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखें बेटा। reduced sperm count, स्पर्म का जो काउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, सब डिटरमिनास्टिक इफेक्ट के अंदर आता है। अब देखो कैटरेक्ट इंडक्शन को लेकर दो बातें होती है। कैटरेक्ट इंडक्शन को अपन एक्यूट में भी काम में लेते हैं और क्रोनिक में भी काम में लेते हैं। क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम तक चलती आ रही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर अपने पास में डोज और टाइम डिफाइन होता है, डोज और टाइम डिफाइन होता है। देखिए बेटा, कैटरेक्ट इंडक्शन की यदि मैं बात करूं, कैटरेक्ट इंडक्शन की यदि मैं बात करूं, ठीक है कि नहीं, यदि डोज 2 ग्रे के समथिंग है, यदि डोज कितनी है बेटा, 2 ग्रे के समथिंग है, तो क्या होगा बेटा, डोज 2 ग्रे के समथिंग है तो इसके जो 2 ग्रे डोज है और ये क्या हो जाए बेटा, 6 मंथ तक क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। मैंने बताया था बेटा टाइम और डोज दोनों डिफाइन होती है। यदि 6 मंथ तक, तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 मंथ तक यदि कोई भी कैटरेक्ट है वो यदि 2 ग्रे से 6 मंथ तक क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, एक्सपोज्ड बाय रेडिएशन, एक्सपोज्ड बाय रेडिएशन, यदि इतनी रेडिएशन से वो एक्सपोज हो गया ना, तो उसके क्या हो जाएगा बेटा, कैटरेक्ट इंडक्शन हो जाएगा। ये तो बात हो गई एक्यूट की। ये किसकी बात हो गई बेटा, एक्यूट की। लेकिन यदि अपन बात करें किसकी बेटा, क्रोनिक की, फॉर क्रोनिक, और क्रोनिक कैटरेक्ट, और क्रोनिक कैटरेक्ट, तो क्रोनिक कैटरेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, जो डोज लगनी चाहिए वो 5 ग्रे से तो ज्यादा होनी चाहिए। 5 ग्रे से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और लॉन्ग टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय चाहिए, तभी क्या आएगा बेटा उसका जो कैटरेक्ट इंडक्शन होगा। नहीं तो उसके कैटरेक्ट इंडक्शन हमेशा किस किस में इंक्लूड करेंगे बेटा, एक्यूट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे अपन। किसमें इंक्लूड करेंगे बेटा, एक्यूट के अंदर ही अपन इसमें इंक्लूड करेंगे उसको। बोलो बात समझ में एक नहीं, क्या क्लियर है क्या। चलिए अब आगे देखिए बेटा, एक और चीज मैं दिखा देता हूं बेटा। यहाँ पर अपन ने अभी अभी बात करी है बेटा स्पर्म काउंट की, तो देखिए बेटा यदि स्पर्म काउंट की यदि अपन बात करें, तो स्पर्म काउंट देखिए इसकी जो डोज होती है, रेंज होती है, स्पर्म काउंट का रिडक्शन, कमी जो आएगी वो कितने से कितने डोज तक आएगी, इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है 0.15 टू 0.30 ग्रे। लेकिन यदि स्टेरिलिटी की बात करें, स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन बोलते हैं। कई बार आपने जब रेडिएशन का एक कोर्स लिया होगा तो कई लोगों ने बोला होगा बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, फलाना ढिमका, कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यदि स्टेरिलिटी की बात करें अपन,
स्टेरिलिटी, इसको बोलते हैं बेटा बांझपन। तो बांझपन जो आता है ना, उसके लिए डोज डिफाइन है, मेन में अलग होती है, वुमेन में अलग होती है। मेन में अलग होती है और वुमेन्स में अलग होती है। मेन की यदि अपन बात करें तो 3 to 4 ग्रेड डोज चाहिए स्टेरिलिटी के लिए, ठीक है, और वुमेन्स के लिए चाहिए 5 to 6 ग्रे। ये ध्यान रखें बेटा, यदि मैन और वुमेन में यदि स्पर्म जीरो करने हैं कि साहब इसका स्पर्म पूरा डैमेज हो जाए, तो उसके लिए स्टेरिलिटी के लिए जो डोज चाहिए वो कितनी चाहिए रेगुलर 3 to 4 ग्रे। और इसमें कितना चाहिए वुमेन्स के लिए कितना चाहिए, ये इसमें स्पर्म डैमेज होगा, इसमें ओव्यूम डैमेज होगा, ओवेरी डैमेज होगी, इसमें स्पर्म होगा और इसमें ओवेरी डैमेज होगी, ठीक है, ओव्यूम भी बोल सकते हैं अपन, ये डैमेज होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, तो ये अपने पास में ही आ गया। अब बात करते हैं बेटा अपन किसकी, बेटा स्टोकास्टिक इफेक्ट की। डिटरमिनिस्टिक अपने पास में हो गया है, अब बात करते हैं बेटा अपन स्टोकास्टिक इफेक्ट की। अब किसकी बात करते हैं बेटा अपन, स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात करते हैं। आगे देखें बेटा, एक और चीज समझ लें यहाँ पर, इसको मैंने एक और नाम दिया था, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको अपन, नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये वाली चीज ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब आ जाइए बेटा आगे, अब आती है बेटा अपने पास में स्टोकास्टिक इफेक्ट की। किसकी बात आती है बेटा, स्टोकास्टिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक इफेक्ट क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेर। सबसे पहली चीज तो ये समझे, इसके अंदर क्या नहीं होता है बेटा, नो थ्रेशोल्ड डोज इंक्लूड नहीं होती है इसके अंदर। फर्स्ट आएगा बेटा नो थ्रेशोल्ड डोज, नो थ्रेशोल्ड डोज, कोई थ्रेशोल्ड डोज इंक्लूड नहीं होती है, जितनी डोज लगेगी सारी की सारी काउंट होगी और जुड़ेगी। दूसरी चीज देखिए बेटा, ये लेस देन 0.5 ग्रेड डोज पे वैलिड हो जाती है। जीरो पॉइंट फाइव ग्रेड, ठीक है कि नहीं। इसके डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें बेटा, डेफिनेशन की, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी अकेरेंस की, वो एब्जॉर्ब डोज बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन सिवियरिटी का कोई रोल नहीं है इसमें, कि साहब सिवियरिटी भी आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो देखिए बेटा, कोई भी जो सिम्टम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अकेरेंस जो होगी, प्रोबेबिलिटी अकेरेंस will be increase at the increasing of absorbed dose, rather than सीवर्टी। इसमें सीवर्टी का कोई लेना देना नहीं है, रेदर देन सीवर्टी, ठीक है। हार्मफुलनेस बढ़े बढ़े नहीं बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन अपने पास में क्या होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी अकेरेंस रहती है, वो हर टाइम रहती है कि साहब यदि जरा सी भी डोज लग गई ना तो काम हो जाएगा, ठीक है, जरा सी भी डोज लगी तो। जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, कोविड के टाइम पे आप कह रहे थे कि और टच में नहीं जाना, टच में आ गया तो हो सकता है लग जाएगा, ठीक है। तो वही डर यहाँ होता है कि यदि रेडिएशन लग गई तो क्या हो सकता है साहब, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्टोकास्टिक इफेक्ट की, ठीक है। तो अपने पास में ही आ गया। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इसके द्वारा होने वाले जो इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है बेटा कार्सिनोजेनेसिस। क्या आता है बेटा, इसके रेडिएशन इफेक्ट की यदि अपन बात करें तो इसमें आता है बेटा कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है नहीं, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर भी बोलते हैं। तो अब कार्सिनोजेनेसिस अपने पास में बहुत सारे तरीके के हो गए बेटा, ठीक है कि नहीं। देखो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हो गया बेटा थायराइड कैंसर हो गया, दूसरा अपने पास में हो गया बेटा लंग कैंसर हो गया, तीसरा स्टमक कैंसर हो गया,
ठीक है। तो ये जो सारे कैंसर के जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं बेटा, ये किस में काम में आते हैं अपन यहाँ पर, स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर काम में आते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए बेटा आगे बात करें बेटा, अपन देखें एक दो कैंसर के नाम और जो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि बोन कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया क्या होता है बेटा, ब्लड कैंसर है ना, ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और छोटा सा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन लेटेंट टाइम पीरियड। लेटेंट टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, डोज लगने और उसके सिम्टम्स आने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट टाइम पीरियड। देखिए बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन द radiation delivered and symptoms exposed। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, लेटेंट टाइम पीरियड। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, लेटेंट टाइम पीरियड। मान लो आज आपके डोज लगी और कल या परसों आपके डोज इसके सिम्टम्स जनरेट हो गए, तो उसका मतलब लेटेंट पीरियड कितना हो गया, 1 दिन या 2 दिन। ठीक है। ठीक, तो ये हो गया बेटा अपने पास में स्टोकास्टिक इफेक्ट। अब बात आती है बेटा इनसे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, देखो अपने पास में क्या क्या चीज हो गई, रेडिएशन इफेक्ट हो गए, ठीक है, रेडिएशन हैजार्ड हो गए। अब अपने पास में आता है बेटा रेडिएशन प्रोटेक्शन। देखिए बेटा, यदि जो रेडिएशन प्रोटेक्शन अपने को करना होता है ना बेटा, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए स्टोकास्टिक इफेक्ट को सबसे पहले कम किया जाता है। ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा, reduce the रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है स्टोकास्टिक इफेक्ट को। जैसे कि लेड एप्रिन हो गया, शील्डिंग हो गई किसी तरीके की, लेड एप्रिन शील्ड इनके लिए। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे देखिए बेटा, अब अपने पास में लास्ट इसका जो बचा है बेटा, वो बचा है रेडिएशन प्रोटेक्शन। वो बचा है बेटा अपने पास में रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन से बचा कैसे जाए, क्या आता है बेटा, रेडिएशन से बचा कैसे जाए उसके लिए पढ़ते हैं अपन रेडिएशन प्रोटेक्शन। और इसके लिए पढ़ते हैं बेटा अपन DTS। क्या पढ़ते हैं बेटा, DTS, डिस्टेंस टाइम एंड शील्डिंग। लास्ट है बेटा इसका, खत्म हो गया फिर रेडिएशन बायोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है। उसके बाद में कुछ नियम रहते हैं, एक्ट रहते हैं, AERB ने ICRB ने कुछ नियम बताए, वो नियम अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट से लास्ट अपना जो सिलेबस बचा है बेटा, वो 2 लेक्चर का सिलेबस और बचा है। ठीक है। 2 लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे, 1 लेक्चर अपन इस पे लेंगे, उसके बाद में AERB की जो गाइडलाइन है वो अपन डिस्कस। लास्ट 2 लेक्चर का अपने रहा, फिर अपने पास में थेरेपी वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। 1 लेक्चर उस पर हो सकता है, रेडिएशन जो यूनिट्स है उस पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 1 घंटा तो उस पर 1 लेक्चर पूरा नहीं लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना देंगे, और रेडिएशन यूनिट भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाकी मिलेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।